सुप्रभातम। आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे, जो 9 कक्षा में भी है और 10वीं कक्षा के भी पाठ्यक्रम में है। संधि देखिए, संधि को हम लोग परिभाषित करते हुए कहते हैं परः सन्निकर्ष संहिता। इसका परिभाषा है परः सन्निकर्ष संहिता, मतलब वर्णों की अतिशय निकटता को हम लोग संधि कहते हैं। सामान्य अर्थों में दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे कहा जाए, इसका परिभाषा लिखते हुए हम लोग कैसे इसको परिभाषित करेंगे। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। इसमें वर्णों का मेल होता है। जैसे हम कहते हैं महा जोड़ ईशा, ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ण हो, हा में आ और ईशा का ई, दोनों मिलके जो विकार परिवर्तन होगा, परिवर्तन विकार मतलब परिवर्तन यहाँ पर होगा, ए बनेगा। आई मिलके ए बना तो शब्द बना महेशा। ठीक है, उसी प्रकार भानु जोड़ उदया, इसमें उ और उ का मेल हुआ और शब्द बना भानुदया। ठीक है, इसके अलावा है इति जोड़ आदि, क्या होगा इत्यादि। ई आ मिलके या बना और शब्द बना इत्यादि। ठीक है, उसके अलावा है भो जोड़ अनम, इसमें भी ओ मिल रहा है, औ मिल रहा है, शब्द बना भवनम। ठीक है, उसी प्रकार है सदा जोड़ एव, शब्द बना सदैव। इन पांचों एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए संधि का। जैसे कहा जाए वाक जोड़ ईशा, क्या बनेगा वागीशा। ठीक है, उसी प्रकार सत जोड़ मित्रम, क्या बनेगा सन्मित्रम। ठीक, इसके अलावा एक प्रकार का और यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो रहा है, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है। तीसरे प्रकार की संधि में देखेंगे मना जोड़ हरा, शब्द बनेगा मनोहरा। ठीक है, उसी प्रकार स जोड़ अवदत्त, क्या बनेगा शब्द सो अवदत्त। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मिल रहा है पांचों में। दूसरा में देख रहे हैं व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है। तीसरा में देख रहे हैं विसर्ग के साथ स्वर वर्ण और विसर्ग के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है। इस प्रकार हम लोग क्या देखें, संधि 3 प्रकार का हुआ। संधि के 3 भेद हुए। पहला हुआ स्वर संधि, दूसरा होगा व्यंजन संधि, तीसरा होगा विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद माने गए हैं? संधि के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में जिसमें स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल रहा है, तो इन सबको हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा है व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जोड़ी सा, यहाँ पर क व्यंजन है, ई स्वर वर्ण है और दोनों मिलके क का तृतीय वर्ण ग में रूपांतरण हुआ, ग दीर्घ का गी, यहाँ पर शब्द बना वागीशा। उसी बार सत जोड़ मित्रम, अनुनासिक से क्या हो गया, तो का न हो गया और शब्द बना सन्मित्रम।
उसी प्रकार व्यंजन वर्ण में क्या देखते हैं, मना जोड़हरा मनोहरा, विसर्ग के साथ व्यंजन वर्ण या विसर्ग के साथ स्वर वर्ण का मेल हो रहा है तो इससे बना सुअवदत। इसको अवग्रह कहा जाता है। एस जैसा जो लिखा जाता है उसको अवग्रह कहते हैं और उसका उच्चारण जो है वो ओ जैसा ही होता है। ठीक है। इस अब हम लोग लिखेंगे स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के भेद कितने माने गए, 3 माने गए। स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे लिखिए स्वर संधि के भेद। पहले संधि के भेद पहले लिखते हैं हम लोग। हाँ, संधि के भेद, संधि के 3 भेद हुए। पहला हुआ स्वर संधि। पहले हम लोग क्या पढ़े, संधि की परिभाषा, उदाहरण। दूसरा में हम लोग देख रहे हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है। 9वीं और 10वीं वर्ग में संधि पढ़ना है दोनों वर्ग को, लेकिन स्वर संधि व्यंजन स्वर संधि जो है 10वीं में नहीं है लेकिन 9वीं में है। व्यंजन संधि विसर्ग संधि 10वीं में भी है। इस प्रकार हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा 9वीं 10वीं दोनों का संधि पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर है स्वर संधि की परिभाषा होगी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे विद्या जोड़ आलया, इसमें क्या होगा, आ मिल रहा है, शब्द बना विद्यालय। ठीक है। सदा जोड़ एव, क्या बना शब्द, सदैव। इसमें भी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हुआ, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हुआ। व्यंजन संधि कहते हैं व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का परिभाषा होगा व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ ईशा। ठीक है ना। तो हलंत व्यंजन है और ई स्वर वर्ण है तो हम लोग का शब्द बनेगा जगदीशा। ठीक है। तो का द में रूपांतरण हुआ है। उसी प्रकार जगत जोड़ नाथ, शब्द बनेगा जगन्नाथ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह रहा है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा होगा व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। अब है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अब विसर्ग संधि को परिभाषित करते हुए हम लोग लिखेंगे विसर्ग संधि कहते हैं विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे में इसका हो जाएगा
यशः जोड़ धरा, यशः जोड़ धरा, शब्द क्या बना? यशोधरा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है? विसर्ग के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हुआ है, विसर्ग का उत्तम औ मिलके ओ बना है। दूसरा है प्रथमा जोड़ अध्याय, प्रथमा जोड़ अध्याय, शब्द क्या बनेगा? प्रथमो अध्याय, अवग्रह हो गया और शब्द बना प्रथमो अध्याय। यशः जोड़दा, क्या बनेगा शब्द? हाँ, विसर्ग का ओ बनेगा और शब्द बनेगा यशोदा, यश को देने वाली। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या समझते हैं? स्वर संधि के तीन भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का मतलब है स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पर विसर्ग का ओ हुआ है, यहाँ पर भी ओ हुआ है, और हम लोग का बाद में अ होने से यहाँ पर अवग्रह का प्रयोग हुआ है। यह सब हम लोग विसर्ग संधि के भेद के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम लोग सीखेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद हैं और उनका निर्माण कैसे किया जाता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद हैं, मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, ऐसे लिखेंगे, दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। इसके अलावा एक और है पूर्व रूप। ठीक है, यह अपवाद के अंतर्गत आता है। अयादि संधि के अपवाद के अंतर्गत इसको पूर्व रूप को रखते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। दीर्घ स्वर संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि, इसका परिभाषा है अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक है, इसमें अक जो है, अक में होता है अ, ई, उ, री। ये 4 वर्ण जो है ह्रस्व या दीर्घ आपस में मिलकर दीर्घ बनते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में लिखेंगे समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्ण, ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्ण आपस में मिलकर दीर्घ स्वर संधि बनाते हैं। ह्रस्व आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। इसका सामान्य अर्थ में सूत्र नीचे ऐसे लिख देते हैं। ओ या आ के बाद ओ या आ रहे तो आ समान स्वर वर्ण है। अक में अयुरी है तो ओ आ के साथ यदि ओ आ का मेल हो, ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्ण के साथ ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्ण का मेल हो तो दीर्घ स्वर बनता है उसी वर्ग का। जैसे सवर्ण समान उच्चारण स्थान जिसका हो वो वही बनेगा। जैसे ओ आ मिल के ओ आ लगते हैं तो दीर्घ आ बनेगा। ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ ह्रस्व ई या दीर्घ ई का जो मेल करेंगे तो दीर्घ ई बनेगा। ह्रस्व उ या दीर्घ उ के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ का मेल करेंगे तो दीर्घ उ बनेगा। उसी प्रकार है ह्रस्व री या दीर्घ री, ठीक है, के साथ ह्रस्व री या दीर्घ री रहे, दीर्घ री में डबल होता है तो दीर्घ री बनता है। ठीक है, अब इसका एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे देव जोड़ आल है, दंड जोड़ अग्रह। यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल में दंड, ड हलंत जोड़ अ, इसमें अ छिपा हुआ है। ठीक है, अग्रह अ इसमें भी है। शब्द क्या बना? दंडाग्रह।
ठीक है, तो यहाँ पर ओ और ओ का मेल हुआ है। दूसरा है देव जोड़ आलया, ठीक है, इसमें ओ आ मिलके आ बना है और शब्द बना देवालया। ठीक, नेक्स्ट है आ का देखते हैं, जैसे विद्या जोड़ अर्थी, ठीक है, इसमें आ और ओ मिलके बना है आ और शब्द बना है विद्यार्थी। नेक्स्ट है विद्या जोड़ आलया, ठीक है, क्या बना आ और आ मिलके बना विद्यालया। इसी प्रकार ई का भी होगा, ऊ का भी होगा, री का भी होगा। तो उसका भी एक दो एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। अब ई का है तो जैसे है नदी जोड़ ईशा, क्या बनेगा ई मिलके दीर्घी, दीर्घी दीर्घ मिलके दीर्घी बनेगा, शब्द बनेगा नदीशा। नदीशा मतलब नदी का स्वामी सागर। दूसरा है मुनि जोड़ ईशा, मुनि जोड़ ईशा, शब्द क्या बनेगा मुनीशा, दीर्घी का, ठीक है। उसी प्रकार होगा रवि जोड़ इंद्र, हरस्वई हरस्वई मिल रहा है तो दीर्घी बनेगा और शब्द बनेगा रविंद्र। ठीक, अब देखिए हम लोग ऊ के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा जाए भानु जोड़ उदय, क्या बनेगा भानु ऊ है और उदय ऊ है तो शब्द बना ऊ मिलके दीर्घ बना और शब्द हो गया भानुदया। ठीक, उसी प्रकार है वधु, यहाँ दीर्घ है, वधु जोड़ उत्सव, उत्सव क्या बनेगा शब्द वधुत्सव, ठीक है। मधुदकम, मधु जोड़ उदकम, उदकम मतलब कहते हैं जल तो शब्द बनेगा मधुदकम, ऊ दीर्घ हो गया मधुदकम। इस प्रकार हम लोग ऊ का भी एग्जाम्पल देख लिए, ओ आ या ओ के साथ शब्द बना, दूसरा ई के साथ शब्द बना ऊ के बाद, और चौथा है रिकार वाला, जैसे पितृ जोड़ ऋणा, शब्द क्या बनेगा इसमें री मिलके दीर्घ री हो जाएगा और शब्द बनेगा पितृण। यहाँ पर दो बार रिकार देंगे हाँ, तो इस प्रकार हम लोग देखे दीर्घ स्वर संधि के बारे में कि समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्ण आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यहाँ देखिए अ मिलके आ बना, ई मिलके दीर्घ ई बना, ऊ मिलके दीर्घ ऊ बना, री मिलके दीर्घ री बना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में दूसरा है गुण स्वर संधि, स्वर संधि आदिंग गुणा। इसमें होता है ऐसे सामान्यतः याद रखिए ए और ओ को गुण माना जाता है, ए ओ आर इसको गुण माना जाता है। ऐसे यदि ओ या आ के बाद, यदि ओ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ री रहे तो ए, ओ या आ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ रहे तो ओ या आ के बाद री या दीर्घ री रहे तो अर बनता है, अर बनता है। ठीक है, इसका परिभाषा ऐसे लिखेंगे, यदि ओ या आ के बाद, इस सूत्र जैसा हो गया, ध्यान में आसानी से आ जाएगा, ए ओ अर को गुण कहते हैं। ए का निर्माण होगा ओ या आ के साथ ई, ओ के साथ ओ के साथ री अर। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, यदि ओ या आ के बाद, ठीक है, ई या दीर्घ ई रहे तो ए, ऊ या दीर्घ ऊ रहे तो ओ, री
या दीर्घ री रहे तो अर बनता है। ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसका उदाहरण होगा, ठीक है, गण जोड़ ईशा शब्द इसमें है। गण जोड़ ईशा, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? गण, अणों में अ छिपा हुआ है और ई, तो अ मिलके ए बनेगा, अण और ए ऋ हो गया और शब्द बना गणेशा। ठीक है। महाजोड़ ईशा, महाजोड़ ईशा, इसमें आ है, आ के साथ ई मिला तो बना महेशा। सूर जोड़ इंद्र, सूर मतलब देवता, सूर जोड़ इंद्र राजा, देवताओं के राजा, देवराज इंद्र। ठीक है। महेंद्र, तो यहाँ पर हो जाएगा सुरेंद्र। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं। ओ या आ के बाद ई या ह्रस्व दीर्घ या ह्रस्व ई रहे तो एकार बनता है। ठीक है। दूसरा है ओकार का, तो ओकार का यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। सूर्य जोड़ उदया, क्या होगा? सूर्योदया। ई का वो हो गया, हुआ दीर्घ गुण। हाँ, उसी प्रकार है महा जोड़ उदया, क्या बनेगा? आओ मिलके ओ, महोदया। ठीक है। अब अर का हो जाएगा, जैसे देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि, क्या शब्द बनेगा? देवर्षि। ठीक है। उसी प्रकार महा, आ हो गया, इधर ऋषि ही है तो शब्द बन गया महर्षि। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग दूसरा स्वर वर्ण भी सीखे, गुण स्वर वर्ण। गुण स्वर वर्ण में यदि अ या आ के बाद ई या ई रहे तो ए बना। ठीक है। उ या उ रहे तो ओ बना, और री या री रहे तो अर का अर रेफ हो गया, ह पूरा र का रेफ हो गया। तो इस प्रकार हम लोग गुण संधि के बारे में समझे। तीसरा है दीर्घ गुण वृद्धि। वृद्धि जो है, ए को वृद्धि जानिए, वृद्धि रेची, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तीसरा है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची में होता है, वृद्धि स्वर संधि में होता है वृद्धि रेची। ठीक है। इसके अंतर्गत होता है यदि अ या आ के बाद, ठीक है, ए या ए रहे तो ए एकले वाला, और ओ या औ रहे तो औ हो जाता है। ठीक है। तो वृद्धि संधि में हम लोग केवल दो चीज ध्यान में रखेंगे, ए और औ को, ए और औ को वृद्धि समझिए। ए और औ जो है उसको वृद्धि समझना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में है सदा, सदा जोड़ एव, इसमें क्या है? आ और ए मिला तो शब्द एकार बनेगा और शब्द बनेगा सदैव। तथा जोड़ एव, क्या बनेगा शब्द? तथैव, एकार बना। ठीक है ना। राम जोड़ ऐश्वर्यम, ओ है और इधर ऐश्वर्य एकले है तो शब्द क्या बना? रामैश्वर्यम, रामैश्वर्यम। ठीक है ना। उसी प्रकार ओकार का हो जाएगा महा जोड़ औषधि, शब्द क्या बनेगा? आ ओ मिलके औ बना और शब्द होगा महौषधि। ठीक है। उसके अलावा होगा सर्व जोड़ औषधि, सर्व जोड़ औषधि, शब्द बनेगा सर्व औषधि, सर्व औषधि। यहाँ पर वृद्धि का प्रयोग हुआ है, ऐकार बना है, औकार बना है। देखिए यहाँ पर रामैश्वर्यम। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ स्वर वर्ण बनता है,
गुण में ए ओ अर बनता है, वृद्धि में ए और औ बनता है। यण में होता है, इसका सूत्र है इको यणची। इसको नोट कीजिए पहले। यण संधि का सूत्र है इको यणची। इको यणची, इसका अर्थ होता है इक का यण में रूपांतरण। इक प्रत्याहार जो है उसका यण में रूपांतरण होगा। इक में क्या होता है, ई उ उ। इको यणची, ई उ री ली, ई उ री और ली, ये 4 वर्ण आते हैं इको यणची में। हम लोग देखेंगे प्रत्याहार में तो अयु रिलरिक, ई उ रिलरिक का ली री और ली, ये 4 वर्ण आए। और यण का होता है य व र ल। ठीक है, यण होता है य व र ल और इक होता है ई उ रिलरी। अब इससे स्पष्ट हो जाएगा, यदि ई उ री ली के बाद कोई भिन्न स्वर हो, ठीक है, ई ध्यान रखना है, ई उ री ली यही एक स्वर, एक प्रत्याहार है। यदि ई उ री ली के बाद कोई भिन्न स्वर हो, मतलब ई के बाद ई नहीं है, अगर ये आएगा तो दीर्घी हो जाएगा, तो इससे कोई भिन्न स्वर हो तो, के बाद कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो तो ई का य हलंत, ठीक है, यण में य, उ का व हलंत, री का र हलंत और दीर्घ री जो है री का ऋषि, री का री होगा यहाँ पर, री का ल हलंत हो जाता है, हो जाता है। ली का अर्थ होता है 9 भी होता है, ली का ल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इति जोड़ आदि, यहाँ पर क्या है, ई है, तो हलंत ई और बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, तो ई का य हो गया। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो हलंत जोड़ ह्रस्व ई और यहाँ पर आ है, तो ई के बाद भिन्न स्वर आया तो शब्द क्या बन गया, य हलंत आ, शब्द बना या, और पूरा शब्द हो जाएगा इत्यादि। आधा तो या, यहाँ पर आधा तो है तो आधा तो हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, ई के बाद आ आया तो या बन गया। दूसरा है मधु जोड़ अरी। ठीक है, मधु जोड़ अरी, अरी कहते हैं शत्रु को। मधु नामक दैत्य का शत्रु कौन है, विष्णु। तो यहाँ पर मधु, उ का व अ, पूरा व हो जाएगा, यहाँ पर उ है और अ है, तो शब्द क्या बनेगा, व बन जाएगा। व हलंत अ, व ध आधा है, क्योंकि ध हलंत में उ लग रहा है तब धू बन रहा है, तो शब्द यहाँ पर बनेगा मध्वरी। ठीक है, तीसरा है पितृ जोड़ आदेश। री का र कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पितृ जोड़ आदेश। ठीक है, तो पितृ में क्या है, री है, आ है, तरा हो गया, तो हलंत रो हलंत आ, त्रा, और शब्द बनेगा पित्रादेश। ठीक, और लास्ट है ली, अंतिम जो है ली जोड़ आकृति, ली के आकार का, तो यहाँ पर हो जाएगा ली का ल हो जाएगा, ल हलंत आ, लाकृति। इस प्रकार हम लोग यण संधि के बारे में समझे कि यदि ई उ री ली के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र, ली का ल हो जाता है। इको यणची, इक का यण में रूपांतरण। ठीक, पांचवा है हम लोग का, पहले इसको नोट करिए,
हाँ, पांचवा जो है वो अयादी संधि है। पांचवा है अयादी संधि। अयादी संधि, अयादी स्वर संधि। इसमें होता है एचो ऐवा यावा, एचो ऐवा यावा। ठीक है। इस एच प्रत्यय का है एच, एच में आता है ए ओ आता है, ए ओ, ए ओ ऐ और औ, ये चार जो है एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। हाँ, एच प्रत्याहार में ए ओ ऐ औ आते हैं। इनके साथ कोई भिन्न स्वर हो, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए का ऐ, ठीक है, ओ का औ, ऐ का आय और औ का आओ हो जाता है। इसको ऐसे लिखेंगे, यदि ए ओ, इसको ऐसे सिंपल में लिखेंगे जो बच्चे समझ सकें, ए ऐ ओ औ के बाद, ठीक है ना, कोई भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर हो तो ए का ऐ, ठीक है, ऐ का आय, आय यह हलंत, ओ का औ वह हलंत, ठीक है, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कहा जाए ने जोड़ अनम, ठीक है, क्या बनेगा, इकार है, ए का ऐ बनता है, तो जैसे इसको लिखेंगे नौ हलंत जुड़ ए जुड़ अ, यही है, तो नौ हलंत ए का ऐ हो गया, तो नौ हलंत जुड़ अ य जुड़ अ, तो नौ हलंत और नौ य हलंत अ बना, तो शब्द बना नयनम, नयनम। ठीक है। ए का ऐ बन गया, अय हलंत अ मिल गया तो पूरा ऐ हो गया, नय हो गया, नयनम। न हलंत ए ओ, तो ए का ऐ हुआ और बाद में अ है, तो न हलंत अ पूरा न, य हलंत अ पूरा य और नम आय, नयनम। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है ऐकार का, जैसे कहा जाए नय जोड़ अक, शब्द बनेगा नायक। कैसे बना, पिछले जैसा, ऐ का आय हो गया, आय पूरा हो गया, यहाँ पर नाय, आय यहाँ पर बन रहा है नायक। उसी प्रकार पो जोड़ अना, क्या बनेगा, ओ का अ हो जाएगा तो शब्द बनेगा पवना। अब देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, जैसे पू है, पो जोड़ अना है, ठीक है, तो प हलंत जोड़ ओ जोड़ अना है, ठीक है, तो ओ का औ बना, तो प हलंत जोड़ औ जोड़ अना, ठीक, तो प हलंत अ प, व हलंत अ व, न पवना। ठीक। नेक्स्ट है पौ जोड़ का, इसके बाद है चौथा, इसका एग्जाम्पल है पौ जोड़ अक, तो शब्द बनेगा औ का आओ हो जाएगा और शब्द बनेगा पावक। ठीक है। इस प्रकार हम लोग स्वर संधि के पांचों भेद पढ़े, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वर्ग में हम लोग पूरा करेंगे और उसका अभ्यास कार्य भी करेंगे।